हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एक ऐसी सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम कुछ ऐसी टर्म्स को डिस्कस करेंगे जिनका मतलब जो है काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता। और मैंने ये भी कहा था कि जो भी कोई ऐसी टर्म जिसका मीनिंग आपको नहीं पता आप कमेंट सेक्शन में लिखो, तो वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करूँगा। तो कुछ ऐसे ही कमेंट्स थे मैंने पढ़े जिसमें किसी ने पूछा था कि एक्रूड इनकम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, एक्रूड इनकम का मतलब हो गया ऐसी कोई इनकम जो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसका इंटरेस्ट ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, तो वो आपका एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। या फिर आपने कहीं से कमीशन लेनी थी, आपने सर्विस दे दी है लेकिन अभी तक वो आपकी कमीशन आपको रिसीव नहीं हुई, तो वो आपकी एक्रूड कमीशन हो गई। तो ये हमारे सारे करंट एसेट्स में आते हैं, ये सारे हमारे एसेट्स हैं और ये कैटेगरीज किस में आते हैं? करंट एसेट्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो जितने भी हमारी इनकम्स जो ड्यू हो चुकी हैं, आप सर्विस दे चुके हो लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, उनको हम एक्रूड इनकम बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। सेकंड, किसी ने मुझे ये पूछा था कि टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट के बारे में बता दूं, तो मैं जल्दी से बता देता हूं, हालांकि मैंने ये पहले भी बताया हुआ है। तो हमारे टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, इसकी 3 टाइप थी। एक आ गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड आ गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट हैं। सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी इंसान का नाम, यानी जिसको हम क्रिएशन ऑफ गॉड कहते हैं, जो गॉड मेड हैं, यानी वी पीपल। तो हमारा जो भी नाम है, जैसे किसी का नाम राम, श्याम, XYZ, अगर उसकी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कोई पूछे कि राम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कौन सा अकाउंट है, तो हम उसको बोलेंगे नेचुरल पर्सन अकाउंट। ठीक है। दूसरा, ये एग्जांपल आ गई राम मोहन। ठीक है। अच्छा, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मतलब दैट इज नॉट द क्रिएशन ऑफ गॉड, जो गॉड की क्रिएशन नहीं है। आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में नेम ऑफ एनी बिजनेस, जिस नाम से हम कोई बिजनेस को शुरू करते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। अगर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में पूछा जाए कि अगर राम एंड कंपनी एक बिजनेस है तो कौन सा अकाउंट है, तो हम उसको बोलेंगे दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल, ITC है या रिलायंस इंडस्ट्री है या और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, विप्रो है, HTC है। तो ये सारी की सारी मतलब जो कंपनीज का नाम है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम इसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का नाम हो गया जो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं है कि एक, आपको पता है रिप्रेजेंट मतलब जब कुछ लोगों को या कुछ चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करें, तो ग्रुप ऑफ पर्सन को जो रिप्रेजेंट करे, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ 10%, 20%, 50%, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो ये 3 तरह के अकाउंट किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने बता दिए। आगे इनके रूल्स वगैरह आपको याद होगा कि जो हमने जेनेटिक्स पढ़ा था उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो अभी जो करी थी मुझे लगता है वो मैंने बता दी। नेक्स्ट इज़, किसी ने मुझे ये भी पूछा है कि एसेट और कैपिटल में क्या डिफरेंस है। कि काफ़ी सारी लोगों को प्रॉब्लम आती है। आपको एक टॉपिक मैंने करवाया था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें मैंने कहा था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है। चलिए मैं एक बात करता हूँ, मैं एक चीज़ से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करो कि शर्मा साहब ने एक बिज़नेस खोला। शर्मा है एक, उसने एक बिज़नेस शुरू किया और उस बिज़नेस में उसने 1 लाख रुपया कैश लगा दिया। अब इस बिज़नेस का हम कोई नाम रख देते हैं XYZ करके कंपनी। अब हमें जो भी अकाउंटिंग करनी है, मैंने आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताया था, तो उसमें यह था कि जो पर्सन है
यानी जिसने वो पैसा लगाया वो अलग है और बिज़नेस अलग है। हमें कोई भी चीज़ देखनी है इस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। हम इसको छोड़ देते हैं। तो XYZ कंपनी में 1 लाख रुपये आया, तो हम XYZ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस कंपनी के लिए 1 लाख रुपया ये एसेट हो गया, मतलब कैश है। और जो उसने बिजनेस शुरू किया यही कैश उसकी कैपिटल भी है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो पैसा हम किसी बिजनेस को शुरू करने में लगाएंगे वो हमारी कैपिटल भी है। तो ये जो उसने 1 लाख रुपया लगाया ये उस XYZ कंपनी की कैपिटल बन गई। अब आप ये समझो कि ये कैपिटल है क्या। बेसिकली कैपिटल इस कंपनी के लिए, XYZ के लिए, ये जो 1 लाख रुपया है, ये आपके सामने जो 1 लाख रुपया है XYZ कंपनी के लिए, ये 1 लाख रुपये इसके लिए एक लाइबिलिटी है। क्योंकि अगर मैं इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो इस कंपनी को जो 1 लाख रुपया दिया वो किसने दिया, वो शर्मा ने दिया। इसका मतलब इस कंपनी को एट सम पॉइंट ये 1 लाख रुपये इसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस कंपनी का नहीं है, ये किसका है, शर्मा का। कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये कौन सी लाइबिलिटी है, इसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी टूवर्ड्स इट्स ऑनर। तो वो जो 1 लाख रुपया इस कंपनी के लिए एसेट बना था वो कंपनी की कैपिटल तो है, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनी के लिए लाइबिलिटी भी है, क्योंकि कंपनी का खुद का पैसा नहीं है, ये पैसा बाहर से आया है। कहाँ से आया है, शर्मा से। ये पैसा इसको वापस करना है। तो जब भी कंपनी वो पैसा वापस करेगी तो पैसा वापस कहाँ करेगी, कैसे करेगी। ये जो कैपिटल 1 लाख दिख रही है वो बिकॉज ऑफ ये एसेट्स की वजह से, यानी ये जो 1 लाख रुपया कंपनी का, चाहे वो कैश की फॉर्म में पड़ा है चाहे किसी और एसेट की फॉर्म में, वो कंपनी बेचकर, या अगर कैश है तो कैश वापस को करेगी, कंपनी की कैपिटल भी जीरो हो जाएगी, एसेट्स भी जीरो हो जाएंगे। मतलब ये कि जो 1 लाख रुपया कंपनी के पास यहाँ पड़ा हुआ है वो कंपनी का है ही नहीं, वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। बेशक कंपनी का अभी इसके लिए एसेट है, लेकिन वो एसेट क्यों है, क्योंकि कंपनी के पास कैश 1 लाख पड़ा है। और वो लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि कंपनी का खुद का नहीं है, वो कंपनी को वापस करना है। तो वो कैपिटल है, मतलब एक लाइबिलिटी भी है। तो जब कंपनी को पैसा वो वापस करना है, वो ये जो एसेट्स उसके पास आए हैं इसी एसेट्स को रियलाइज करके बेच के या इन्हीं एसेट्स को शर्मा को वापस कर देगी, ताकि उसकी लाइबिलिटी खत्म हो सके। इसको मैं थोड़ा और एलोबरेट कर दूँ। अगर मैं इसको ये कह दूं कि शर्मा जो था इसको बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाना था, लेकिन उसके पास 1 लाख पूरा नहीं था, मान लो उसके पास 60,000 थे, तो शर्मा ने क्या किया, 60,000 बिजनेस में लगा दिया, जो उसकी कैपिटल थी, जो उसका खुद का पैसा था वो 60,000, बाकी 40,000 का उसने एक लोन ले लिया बैंक से। दोनों ही लाइबिलिटी है, किसके लिए, XYZ कंपनी के लिए। तो टोटल बिजनेस में अगेन 1 लाख रुपया कैश है, लेकिन यहाँ पे ये कैश बाइफरकेट हो गया है, 2 हिस्सों में बट गया है। एक 60,000 जो कंपनी की लाइबिलिटी है टूवर्ड्स किसका पैसा देना है, शर्मा का, और दूसरा जो 40,000 है ये सपोज करो कि बैंक से लोन लिया है, तो ये मान लो बैंक लोन है, ये बैंक लोन देना है। तो अगर कंपनी को ये पैसा वापस करना है तो उसके पास एसेट्स कितने हैं, 1 लाख के हैं कैश, वो यही कैश यूज़ करेगी और शर्मा को उसका 60,000 रुपया पे कर देगी, और जो बैंक लोन है उसका बैंक का वो लोन इसी एसेट्स में से वो चुका देगी। तो एसेट्स कंपनी के पास रिसोर्सेज जो कंपनी यूज़ करती है फ्यूचर में अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, इन ऑर्डर टू अर्न रेवेन्यू। और ये जो कैपिटल और लाइबिलिटीज़ हैं ये क्या हैं, जो वो पैसा कंपनी के पास है ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये पैसा है किसका, ओनर का इसमें से कितना है और लाइबिलिटीज़ कितनी, क्योंकि बिजनेस का अपना यहाँ कुछ भी नहीं है, XYZ कंपनी का अपना कुछ भी नहीं है। जो भी 1 लाख रुपये आया था एक शर्मा ने लगाया था और एक बैंक ने दिया था, तो ये सारा पैसा बाहर का है, अपना कुछ भी नहीं है। सो दैट्स वाई ये जो एसेट्स है कंपनी के लिए तब तक एसेट है जब तक कंपनी के पास पैसा है। और ये एसेट्स क्यों है, क्योंकि कंपनी ने ये पैसा बाहर से उठाया, कहाँ से, शर्मा, और किसी बैंक से लाइबिलिटी भी ली है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट मुझे पूछा गया कि वेस्टिंग एसेट किसे कहते हैं। वेस्टिंग एसेट्स, दोस्तों वेस्टिंग एसेट्स वो हो गए जिनकी जो लाइफ है एट सम पॉइंट उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे गैस, ऑयल, कोल माइंस, ठीक है, यहाँ से सपोज करो मैं कोल माइन की बात कर रहा हूँ, हम जो कोयला निकालते हैं कोल माइन से, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा निकालते रहेंगे, एट सम पॉइंट वो कोल जो है ख़त्म हो जाएगा।
एट सम पॉइंट जो ऑयल है, जो हम डीजल या पेट्रोल यूज़ करते हैं, ये भी ख़त्म होगा। एट सम पॉइंट जो गैस रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी ख़त्म होंगे। ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे और जो घटते जा रही है, जिनकी वैल्यू, अगर आपने कोई कोल माइंस मान लो आज 10 लाख में ख़रीदी है और 5 साल तक आपने उसमें से कोल निकाल लिया या फिर ऑयल फील्ड से ऑयल निकाल लिया, तो जितना आपने उसको यूज़ कर लिया, जितने आपने उसमें से प्रोडक्शन कर ली, निकाल लिया, उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ऐसे एसेट्स जिनकी वैल्यू कम होती जाती है, जब हम उनको यूज़ करते हैं, ऐसे एसेट्स को हम बोलेंगे वेस्टिंग एसेट। आई होप ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नई टर्म्स, वो क्या है। फर्स्ट इज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी बार पूछा गया कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले लाइबिलिटीज़ आपकी बिजनेस के लिए जो ऑब्लिगेशंस हैं, आपका बिजनेस का कोई कर्ज है, जो लोन है, जो मैंने अभी बताया भी आपको, उसको हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। अब बात करते हैं कि आपको पता है लाइबिलिटीज़, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ यानी वो लाइबिलिटीज़ जो हम 1 साल के बाद पे करने वाले हैं, एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ यानी वो लाइबिलिटी जो हमें 1 साल के अंदर पे करनी है। ये आपको पता है, इसलिए मैं बता नहीं रहा था डिटेल में। बात करते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ की। अब कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं दोस्तों? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ बेसिकली लाइबिलिटीज़ नहीं होती। अगर आप बात करो बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटीज शो करते हैं, तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट में हम शो नहीं करते। इनको हम सिर्फ फुटनोट में बैलेंस शीट का, ये जो आपकी बैलेंस शीट है, आपको पता है यहाँ पे लाइबिलिटीज़, यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे टोटलिंग के बाद इसको फुटनोट एक दे देते हैं, फुटनोट में शो करते हैं, ये इसको फुटनोट बोलते हैं। इसको फुटनोट इसमें क्यों शो करते हैं? उसके लिए रीज़न ये है कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिनका एक्चुअल में लाइबिलिटी कन्वर्ट होना फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। अभी वो एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी फ्यूचर में हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जांपल, मान लो कि हमारी एक कंपनी है और हमारा किसी केस के साथ, किसी क्लाइंट के साथ केस चल रहा है, उसने हमारे ऊपर कुछ केस किया हुआ कुछ पैसों को लेकर। अगर हम वो केस फ्यूचर में हार जाते हैं और हमें पे करना पड़ता है वो पैसा जितने के लिए उसने क्लेम किया हुआ है, देन इट विल बिकम आवर एक्चुअल लाइबिलिटी। तब हम इसको लाइबिलिटी में शो करेंगे। लेकिन अगर मान लो फ्यूचर में वो केस मैं जीत जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पे करना, तब मैं उसको लाइबिलिटी में शो नहीं करूँगा। अब ये वो लाइबिलिटी हो गई जिसका एक्चुअल लाइबिलिटी होना या ना होना फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ को हम बोलेंगे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़। चलिए, आई होप ये भी क्लियर हो गया। कुछ और मैंने चीज़ें ली हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दो टर्म्स में भी काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। किसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? दोज एक्सपेंडिचर विच आर incurred to acquire long term assets या non current assets are called capital expenditure। यानी वो खर्चा जो हम नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स को अक्वायर करने में, को खरीदने में हम जो पैसा खर्च कर देते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि इन लॉन्ग टर्म एसेट्स को या नॉन करंट एसेट्स को फ्यूचर में यूज़ करके हम अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे किस काम आता है? फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ कि अगर मैंने कोई लैंड खरीदी, मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, मैंने कोई मशीनरी खरीदी, इनको हम वन टाइम एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। वन टाइम एक्सपेंडिचर इसलिए कि ये रूटीन एक्सपेंडिचर में नहीं आता। अगर आपने कोई लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, मशीनरी खरीदना है, ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो हर महीने आप खरीदोगे या 6 महीने के बाद खरीदोगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप 5 या 10 साल के बाद खरीदते हो। और क्यों खरीदते हो? आप इनका यूज़ करते हो बिजनेस में रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। आप लैंड खरीदोगे, उसके ऊपर बिल्डिंग बना दोगे, आप फर्नीचर लगाओगे, आप मशीनरीज लगाओगे,
प्रोडक्शन करने के लिए। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करोगे फ्यूचर में, आप इनका यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे और अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करोगे। तो इनको साल दर साल हम यूज़ करते हैं, मोर देन 1 ईयर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक, जब तक ये हमारे काम की हैं हम इनको यूज़ करते हैं, फ्यूचर में दोबारा बेचते नहीं हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका यूज़ हम फ्यूचर में करेंगे अपने रेवेन्यूज़ को जनरेट करने के लिए, ऐसे एक्सपेंडिचर जो वन टाइम एक्सपेंडिचर हैं, जो हम रूटीन में नहीं करते, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं? ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हम करंट ईयर में कंज्यूम कर लेते हैं। It is those expenditure the benefit of which is consumed during the current year, during the current ईयर। यानी ये वो एक्सपेंडिचर हैं जिनका बेनिफिट हमें इसी साल में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, अगर आप सैलरी या रेंट या कमीशन, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हो साल की, तो उसका बेनिफिट आपने साल में ले लिया, आपने उनकी सर्विस एक साल के अंदर ले ली। अगले साल जब सैलरी दोगे तो फिर से, अगर अगले साल जब आप उसकी सर्विस लोगे एम्प्लॉयज़ की, तो आपको फिर से सैलरी देनी है, ठीक है। या आपने कोई बिल्डिंग का रेंट दिया इस साल का, ठीक है, इस साल आपने उस बिल्डिंग को यूज़ भी कर लिया, अगले साल अगर आपको फिर से बिल्डिंग यूज़ करनी है, फिर से रेंट देना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो रेगुलर है, जो रूटीन है, जो हम बिज़नेस को चलाने के लिए, रूटीन बिज़नेस को चलाने के लिए करते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप ये दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें एक साल के नहीं, साल दर साल, आने वाले सालों में 5-10 सालों में इनका जो बेनिफिट है मिलता रहता है, और इसका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर मिल जाता है। अगले साल अगर हमें फिर से ये चीज़ें एम्प्लॉयज़ को सैलरी सर्विस, अगर एम्प्लॉय हमें सर्विस दे रहा है तो उसको हमें फिर से सैलरी देनी पड़ेगी। अगर हम कोई बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमें फिर से अगले साल दोबारा से रेंट देना पड़ेगा। और ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो एक साल के अंदर हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए दोस्तों, आई होप आज मैंने आपको 3 नए वर्ड सिखाए, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कुछ आपके डाउट्स भी थे, मैंने वो भी बता दिए। अब आज अगर आपको कोई डाउट है आप अपनी कमेंट सेक्शन में लिख दो, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। या अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आ रही है, ऐसी टर्म्स आ रही हैं जिसका आपको मतलब नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगली बार मैं वो डाउट्स भी लूँगा और कुछ नई चीज़ें भी आपको आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।